अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लीनियर अलजेब्रा मैथ 209 लेक्चर नंबर 16। टॉपिक है जी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर प्रॉब्लम। ये रेफरेंस भी दिए हुए हैं 8th एडिशन 7th एडिशन। इधर लिखा हुआ है गिवन एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A डज देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर Rn विद द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ A। पहले देख लें कि इस प्रॉब्लम का कितना फर्क है उस प्रॉब्लम से जो आपका लेक्चर नंबर 13 स्लाइड नंबर 4 पे थी। वो थी आइगन वेक्टर प्रॉब्लम और उधर भी मैंने यही कहा था कि आइगन वेक्टर प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि आइगन वेक्टर्स निकालने का तरीका सीखना है। आइगन वेक्टर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसके n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं, क्या वो Rn के बेसिस बन सकते हैं कि नहीं। डिटेल सारी वहां पर है उस लेक्चर में। तो हमने कहा था हाँ बन सकते हैं अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट तब थे जब A डायगोनलाइजेबल था। अब ये एक तरह से पूरा लेक्चर 13 मैंने बोल दिया। ये है ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर प्रॉब्लम, उससे थोड़ी सी आगे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इस तरह से है कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसके n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं, क्या वो Rn के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन सकते हैं कि नहीं। अब ऑर्थोनॉर्मल क्या था? ऑर्थोनॉर्मल था अगर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोनॉर्मल हैं, ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0, उनके दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री, दोनों के नॉर्म या लेंथ क्योंकि ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं होगी 1। तो ये अब सिचुएशन है। और जारी बात है कि जब ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में कह रहा हूं तो ये जो है ना यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट ही होता है। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही होता है। उम्मीद है कि अब प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब हमने ये देखना है क्या आपके पास A जो है उसके जो n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस Rn के बन सकते हैं कि नहीं। चलें आप भी क्या याद करेंगे मैं बता ही देता हूं। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी तब बन जाएंगे। अब आप कहेंगे जी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल क्या होती है, ये देख लें। इसको पहले देखें, ये मैं पढ़ता हूं अभी। इसको देखें, आपने कहा था P इनवर्स AP अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है और डायगोनल एंट्री सारी की सारी आइगन वैल्यूज हो तो बात बन जाएगी। अगर अब आपके पास P जो है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, अब आप कहेंगे ये क्या मैं करे जा रहा हूं, हालांकि ये सारी चीजें क्यों हुई हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें या ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है, इसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है। और ये मैं लगातार कह रहा होता हूँ, कोर्स जैसे जैसे आगे जाता है, अगर आपकी बेसिस स्ट्रांग हो रही है, आप समझ रहे हैं, तो कोर्स आगे जाके मुश्किल नहीं आसान होता है। हमने पहले भी किया था P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स है, और P इनवर्स मैंने नहीं बताया था इस कोर्स में। मैंने कहा था बस ये एक स्टेप है जो मैं छोड़ रहा हूँ। अब यकीन करें ये डायरेक्ट निकलेगा। अगर P आपके पास जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होगा। वो मसले नहीं होंगे जी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करें तो इनवर्स निकालें। अब यहां पे देख लें, वो कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called orthogonally diagonalizable if there is an orthogonal matrix P such that P inverse AP या P transpose AP, क्योंकि P का जो ट्रांसपोज है वही उसका इनवर्स है क्योंकि P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स P को कहेंगे ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज A। मैट्रिक्स P को कहेंगे टू ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज A, यानी P A को ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज कर रही है। तो ये है जी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। मतलब कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स भी बनानी है, लेकिन अब P आपके पास क्या होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। अब जैसे पहले हमने P ढूंढा था और इस तरह से हमने किया था जी कि लेफ्ट साइड से इनवर्स से करें, राइट साइड से P से करें, तो अब आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब भी हमने वही करना है, लेकिन अब सिर्फ ये है कि P इस केस में आपके पास क्या होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होगा। हाँ, P के कॉलम वेक्टर्स अभी भी आपके पास A के आइगन वेक्टर्स होंगे, लेकिन आपस में ऑर्थोनॉर्मल होंगे। ये एक चीज है कि ये कैसे करना है, कोई गल नहीं, ये भी हो जाएगा। भाई ग्राम श्मिट कदों कम आएगा अपना ग्राम श्मिट, समझे ना। बस चले आगे चलते हैं। ये लीजिए, वो कहता है रिकॉल करें कि फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P वी है P ट्रांसपोज इक्वल टू P इनवर्स, या ट्रांसपोज से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें P को, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। देखें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर वैसे तो मैंने यहाँ रिवाइज करा दिया, अगर दिमाग में आ रहा है जी पहले किधर है इसका जिक्र खैर हुआ है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका जो लेक्चर नंबर 11 है उसकी स्लाइड नंबर 5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 18 वहां इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके अलावा लेक्चर नंबर 12 है, स्लाइड नंबर 1 वहां पे भी इंट्रोड्यूस हुई थी। चले मैंने दे दिया रेफरेंस, अब आगे चलते हैं। कहता है ट्राई द फॉलोइंग। ए कहता है आपके पास ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है। पहले ही सोच लें, जब कहता है ए ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है तो उसका मतलब ये निकलता है, ये गिवन है। इसका मतलब होता है गिवन, ये गिवन है कि P ट्रांसपोज AP डायगोनल मैट्रिक्स है। देन का मतलब होता है प्रूफ। देन प्रूफ दैट A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज जो होता है उसके अपने ही बराबर होता है।
मतलब जो उसका फर्स्ट कॉलम वो इसकी फर्स्ट रो, जो उसका सेकंड कॉलम वो इसकी सेकंड रो, जो उसका थर्ड कॉलम वो इसकी थर्ड रो, एंड सो ऑन। तो यहां पे देख लें, ये गिवन है। उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है, तो आप ये प्रूव करें कि ए आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें ये बहुत जरूरी चीज आ गई है। अगर आपने ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करना है किसी मैट्रिक्स को, तो पहले देख लीजिएगा कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सारी उम्र लगे रहेंगे, होनी नहीं है वो। तो यहां पे देख लें, ये चीज आपके पास आती है। तो ये अब आपके पास आ गया, ये है जी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल। डी उसने कहा था कि आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। पी ट्रांसपोज पी आई है, क्योंकि पी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसका इनवर्स है। अब क्योंकि मैंने प्रूव करना है ये चीज कि ए ट्रांसपोज ए है, तो यहां से मुझे ए तो निकालना पड़ेगा। अब मैं ए कैसे निकालूं? ए मैं तब निकाल सकता हूं अगर लेफ्ट साइड से पी ट्रांसपोज से जान छुट जाए, राइट साइड से पी से जान छुट जाए, छुट जाएगी। मैं लेफ्ट साइड से पी से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि पी इंटू पी ट्रांसपोज आपके पास आइडेंटिटी होता है, तो पी से इधर ही मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। यहां से पी से जान छुड़ानी है तो राइट साइड से पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, तो पी ट्रांसपोज इंटू पी, पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये वाली चीज आइडेंटिटी है। तो राइट साइड से पी ट्रांसपोज से करें, ये आ गया। ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये ए आ गया और ये आपके पास आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लें, ओवरऑल ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ द लास्ट यानी कि थर्ड वन इंटू ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड, ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट। रिवर्स ऑर्डर में आता है, जब ट्रांसपोज लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में आता है। ट्रांसपोज ऑफ द लास्ट, ट्रांसपोज ऑफ सेकंड, ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट। ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज तो वो खुद ही होता है, वही है कि दो जुतियां मारो सही हो जाएगा, वो हो गया पी। डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल मैट्रिक्स की होती है, रट्टा नहीं है, लॉजिक है, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा सारी जीरो होती हैं। डायगोनल एंट्री जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी। ट्रांसपोज लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज अपनी जगह ही नहीं बदलती, ले बता दिया। ये लें जी पी ट्रांसपोज, ये। अब इसको जरा गौर से देखें, इससे पहले लैक्स लैक हुई है, वो यही तो सही होने से आया सी मेहमान, चाय पानी भी नहीं पूछा बेचारे को। बहरल ये वाली चीज है। और यहां से अब आप देखें कि ए ट्रांसपोज जब आपने इसका लिया तो वो इसी के बराबर आ गया, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये ए था, यहां से ट्रांसपोज लेना शुरू किया, इसका ट्रांसपोज लिया, वापस वही चीज आ गई। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल है। सिर्फ डायगोनलाइजेबल नहीं है, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है। लड्डू बंडो लड्डू बंडो, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है। अब वो कहता है फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट डायगोनलाइजेस ए। देखें क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ा करें, उसने सिर्फ मैट्रिक्स पूछी है जो उसको डायगोनलाइज करती है। एग्जाम में अगर आप पूछते हैं सर ये करना है कि नहीं करना, तब इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जो फालतू स्टेप्स कर जाते हैं उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जो वैसे रटा लगाते हैं उनका तो बिल्कुल ही अल्लाह माफ करे क्लियर है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को गौर से देखना चाहिए। वो सिर्फ मैट्रिक्स पूछ रहा है जो इसको डायगोनलाइज कर दे, लेकिन वो भी कौन सा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड पी विच ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेस ए, ये भी हो सकता है। सबसे पहले देखें क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसने तो लिखा हुआ ट्रांसपोज ए है। मैंने ये कहा था कि इसकी जो फर्स्ट रो होती है वही उसका फर्स्ट कॉलम होता है, सेकंड रो जो होती है वही सेकंड कॉलम होता है, थर्ड रो जो होती है वही थर्ड कॉलम। तब भी जब आप ट्रांसपोज में रोज कॉलम से इंटरचेंज करते हैं इसको फर्क नहीं पड़ता। अब इसके स्टेप्स देख लें कैसे करना है। हाँ, अब जो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन से मिले वो ये है कि पी आपने निकालना है जो उसको ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करेगी। उसने ये नहीं कहा कि डायगोनलाइज करके दिखाओ, ये मैं कहना चाह रहा था। उसने ये नहीं कहा कि डायगोनलाइज करके दिखाओ। अगर वो कहता है कि डायगोनलाइज भी करके दिखाएं, फिर प्रूफ करना पड़ेगा पी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी इज इक्वल टू डायगोनल। ये चले मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टेप्स देख लें। सबसे पहले मालूम करें इसकी आइगन वैल्यूज, वो तो पहले ही बताएं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 था, लैम्डा 3 8 था, ऑब्टेन्ड ऑलरेडी। मेहरबानी करके एग्जाम में ना लिख दीजिएगा ऑब्टेन्ड ऑलरेडी, वहां निकाल के दिखाइएगा। और ये कहां पे थे जी ऑब्टेन्ड ऑलरेडी? ये था जी आपका लेक्चर नंबर 14, देख लीजिएगा, उसमें लेक्चर नंबर 14 में निकाले थे। फिर वो कहता है फाइंड द बेसिस फॉर द आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। आइगन स्पेस फिर रिकॉल करें, ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स करते हैं तो सारे के सारे एक्स जो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स को सेटिस्फाई करें, वो होती है आइगन स्पेस ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। आइगन स्पेस में जितने भी इन्फिनिट नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं वो आइगन वेक्टर्स होते हैं, प्लस जीरो वेक्टर भी होता है। ये मैंने फिर एक्सप्लेन किया है। हाँ, अलबत्ता ये कि जो बेसिस निकाले थे आपने आइगन स्पेस के कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू, वो ये दो निकले थे, ये दो निकले थे। इधर फिर लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड ऑलरेडी। आपका जो रेफरेंस बनता है लेक्चर नंबर 14 स्लाइड नंबर 4, लेक्चर नंबर 14 स्लाइड नंबर 4, वहां से देख लीजिएगा। हाँ, अब ये लग रहा होगा जी प्रॉब्लम तो वैसे ही चल रही है जैसे पहले चली थी, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। हम इंटरेस्टेड हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, और इसके अलावा हमने कहा था हमें चाहिए ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स जो बेसिस बनेंगे। अब ये देखें क्या ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल हैं?
पहली बात है कि इनकी तो लेंथ ही देखें 1 नहीं है। ये देखें -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास जो है अंडर रूट 2 बनता है, इसका भी अंडर रूट 2। पहली बात है कि ये तो आपके पास यूनिट वेक्टर्स ही नहीं है। मैं चले यूनिट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। पहली चीज, नॉर्म इनका 1 नहीं है, लेंथ 1 नहीं है। लेकिन उससे पहले देखें इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं आ रहा। दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास 0 नहीं आ रहा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते होते हैं? जैसे आपके पास u वेक्टर है, u1 u2 u3, v वेक्टर है, v1 v2 v3। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। अब ये टिप्स भी होना चाहिए। इनके फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट, ये 1 आ गया। सेकंड विद द सेकंड अंडा, थर्ड विद द थर्ड अंडा, लेकिन 1 आ रहा है, यहां पे 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि u1 ऑर्थोगोनल नहीं है u2 के, ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि पसूड़ी पै गई। कोई पसूड़ी नहीं पई भाई। अपने अंकल ग्रैम ते अपने अंकल श्मिड और जेड़ा कारनामा कर गए वो काम आएगा ना, ग्रैम श्मिड प्रोसेस। चलो अप्लाई करिए। आ गया, ये है जी ग्रैम श्मिड प्रोसेस। इस पे आपने लगाना है क्योंकि आपने अब बनाने हैं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ये ऑर्डिनरी बेसिस है। वो कैसे था? हम करते थे जी के u1 को v1 ही ले लें और वो इसके बराबर था। ठीक हो गया जी। फिर हमने कहा था जी इसको इसके नॉर्म पे डिवाइड कर दें, और इसका नॉर्म क्या बनता है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड अंडर रूट, वो आता है अंडर रूट 2। ये किया हुआ है। तो आसानी के लिए इसको w1 लिखा हुआ है, निकालना ये आसानी के लिए इसको w1 लिखा हुआ है। उसके बाद आता है v2। ये मैंने कहा था v2 निकालना है यूजिंग u2। था क्या? v2 is equal to u2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 along v1। ये सारा पहले किया हुआ है। u2 डॉट v1 क्या होगा? वो तो 1 होता है। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे u1 लिखा हुआ है या v1 लिखा हुआ है, यहाँ पे u2 नहीं लिखा हुआ। u2 की जो वैल्यू आपके पास थी वो थी -101 पिछली स्लाइड से, -101 पिछली स्लाइड से। ठीक है, बहरहाल डॉट प्रोडक्ट तो 1 था। ये आपके पास था u2। इसको मैं फिर कहूंगा, इसको आप रो वेक्टर के तौर पे लिख लें और इसको लिख लें -101। ये 1 के बराबर है। v1 इसको भी आप रो वेक्टर के तौर पे लिख लें -110, और ये v1 नॉन स्क्वायर है यानी कि 2 के बराबर है। 2 के बराबर है यानी कि इसका स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये पहले चेक कर लें, इसको मान के ना चलिएगा, चेक कर लें। मैं तो आपको जुबानी बता रहा हूं। इसकी जगह आ जाएगा -101, ये माइनस साइन, ये u डॉट v1 1, v1 की वैल्यू बनती है -110, ये बनती है 2। तो पहला आपके पास कंपोनेंट आता है -1 प्लस 1.2 यानी कि -1.2, ये लिखा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट आता है 0 -1.2 यानी कि -1.2, ये लिखा हुआ है। तीसरा कंपोनेंट आपके पास आता है 1। आप कहेंगे ये तो 2 लिखा हुआ है, इसलिए कि 1.2 बाहर लिखा हुआ है, इसलिए ये 2 हो गया। अब आपने इसका निकालना है नॉर्म। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड कंपोनेंट अंडर रूट, और वो चीज बनती है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 अंडर रूट, वो बनता है 6/4 अंडर रूट, वो बनता है अंडर रूट 6/2। वो ये है। अब इसको इस पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√6, और ये सारे का सारे, ये देख लें रो के तौर पे लिख दिया, ये आ गया w2। अब आपने निकालने हैं बेसिस फॉर द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8। ये भी आपने निकाले हुए थे, ये फिर लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड ऑलरेडी। ये देख लीजिएगा, अपना लेक्चर नंबर 14 देख लीजिएगा, और वही स्लाइड नंबर 4 वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे निकाला हुआ है। अब यहां पे देखें, इसकी भी लेंथ 1 नहीं बनती, इस पे अब आपने ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाना है इस वाले पे। अब ये तो वेक्टर ही एक है और तो कोई है ही नहीं, तो बस इसको यूनिट वेक्टर बना दें। ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा क्या? √3, उस पर डिवाइड कर दें। अब आप कहेंगे सर ये तो पता है, लेकिन पहले तो हमने ऐसा ही कुछ किया था कि v3 हम निकालते थे यूजिंग u3, और हम करते थे u3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 अलोंग v2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 अलोंग v1। वो क्यों नहीं किया? देखे ना, इस तरह के सवाल दिमाग में आने चाहिए, फिर मैथ समझ आता है, मजा आता है, फिर रट्टा खत्म हो जाता है, फिर ड्राइनेस नहीं आती उसमें कि मैथ ड्राई सब्जेक्ट है, कि भाई इन पे अलग ग्राम श्मिट लगाया, इन पे अलग। देखे मैंने पहले भी कहा था कोर्स ऐसा समझाता है। अब पहला की पॉइंट सुने ध्यान से, क्योंकि आइगन स्पेसेस डिफरेंट हैं, इसलिए हर आइगन स्पेस पे आपने सेपरेटली ग्राम श्मिट लगाना है। फिर सुन लें, क्योंकि आइगन स्पेसेस डिफरेंट हैं। ये थी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, इस पे ग्राम श्मिट अलग लगा है। ये थी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8, इस पे ग्राम श्मिट अलग लगा है। अब ये भी क्वेश्चन है कि भाई अगर आइगन स्पेसेस डिफरेंट है तो ग्राम श्मिट क्यों अलग अलग लग रहा है, वो भी हम समझेंगे। फिलहाल ये कि हर आइगन स्पेस पे सेपरेटली लगाएं। आगे चलते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज ये देख लें। अब जो आपने पी मैट्रिक्स बनानी है, उसका जो पहला कॉलम वेक्टर होगा वो होगा w1, ये लिखा हुआ है। दूसरा कॉलम वेक्टर होगा w2, ये होगा।
तीसरा कॉलम वेक्टर होगा W3, ये लिखा हुआ है क्योंकि वो मैट्रिक्स आगे बनी हुई है और मैं वापस नहीं आ सकूंगा क्योंकि एरर हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। ये ले, पहले तो यहां पे कह दिया कि नो नीड टू फाइंड V3 बाय यूजिंग U1 U2 इन स्टेप 3, वो पीछे देख लीजिएगा क्योंकि आइगन स्पेसेस डिफरेंट है, यही मैंने बात की थी, यही यहां पे लिखी हुई है। अब फाइनली कहता है यूजिंग W1 W2 W3 एज कॉलम वेक्टर्स, यही मैंने बता दिया था। ये था जी W1 √2 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है जी। ये वाला था आपके पास क्या, W2 √6 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये था जी आपके पास कौन सा, W3। ये दोनों कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 2 को, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है लैम्डा इक्वल टू 8 को। और यहाँ पे देख लें, ये लिखा हुआ है विच ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेस ए। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है क्योंकि उसने मैट्रिक्स पूछी थी। अगर वो कहता है कि डायगोनलाइज करके दिखाएं तो वो आगे बताया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं। अगर वो कहता है डायगोनलाइज करके दिखाएं फिर निकालें क्या, P ट्रांसपोज A P इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, वो आगे किया हुआ है। बहरहाल ये आपके पास बनती है जी क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देख लें क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कह रहा होता हूं कि एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कोशिश किया करें कि निकले, जिसमें कि आप चेक कर लें, बजाय कि सर से पूछते रहे, सर वो या मैडम से जो भी आपको पढ़ाता है कि जी पर्चे मार्क हो गए, आप खुद ही चेक कर लिया करें ये ठीक किया कि नहीं। इसके ट्रांसपोज को इससे हिट करके देखें, अगर तो डंटी मैट्रिक्स आ जाती है तो फिर ये ठीक है, ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वरना गलत है। आए आगे चलते हैं। ये लें जी, ये थे जी P साहब, और ट्रांसपोज देख लें, ये जो फर्स्ट रो है यही फर्स्ट कॉलम है, ये जो सेकंड रो है यही सेकंड कॉलम है, ये जो थर्ड रो है यही थर्ड कॉलम है। और यहां पे देखें, अब जरा मल्टीप्लाई करके भी देख लें, ये फर्स्ट रो को इसके साथ करें मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/6, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3, ऐड करके 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले से, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/6, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/3, -1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, -3 + 1 + 2, डिनोमिनेटर में 6, मैं जुबानी बोल रहा हूँ, एलसीएम लेना है आपने। इसी तरह से जब इसको इधर हिट करेंगे तो यहां पे देख लीजिए तो पहले 0 है, इसको जब इधर हिट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2/6, क्योंकि √6 × √6 हो जाएगा 6, यानी कि -1/3। इसको जब इधर हिट करेंगे तो +1/3, -1/3 प्लस 1/3 0, शाबाश, ये 0। अब बजाय कि मैं इसको भी चेक करूं तो इसको भी चेक करूं कि जिधर मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब एक और चीज सुन लें, ये चीजें हैं जो मैथ्स को बनाती हैं इंटरेस्टिंग। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो ये है, क्योंकि देख लें इसको इसी के ट्रांसपोज के साथ हिट किया तो आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्यों उसका इनवर्स होता है, राज की बात सुन लो, मजा आएगा। इसके जो कॉलम वेक्टर्स होते हैं, ध्यान सुन लें, कॉलम वेक्टर्स तो आपने खुद देखे ऑर्थोनॉर्मल है, इसके रो वेक्टर्स भी ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। ये जो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, इसके कॉलम वेक्टर्स, इसके रो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। तो ये देख लें, जब ये वाला वेक्टर इधर हिट होता है मल्टीप्लिकेशन में, ये एक तरह से डॉट प्रोडक्ट है। समझ लें ये है U1, ये है U2, ये है U3, ये है V1, ये है V2, ये है V3। मल्टीप्लाई करते हैं तो U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3, तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना। तो अब आपको पता है कि ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, जब एक वेक्टर अपने साथ ही हिट करता है तो उसके लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है तो उसकी लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, इसलिए 1। बाकी दो के वो ऑर्थोगोनल होता है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। अब जब यही वाला वेक्टर जब इससे डॉट लेगा तो 0, यही वाला वेक्टर जब इससे डॉट लेगा तो 0। ये है जी लॉजिक। इसी तरह से इसको देख लें, ये वाला वेक्टर जो सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम से हिट करेगा तो अपने आप से कर रहा है तो 1, और जब पहले वाले से करेगा और तीसरे वाले से तो 0 0, क्योंकि आपस में ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोनॉर्मल है। ये वाला जब थर्ड वाले से करेगा, थर्ड वाले से यानी कि अपने आप से तो 1, इससे करेगा तो 0, इससे भी करेगा तो 0। तो इसका मतलब P बन गई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अब अगर उसने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि डायगोनलाइज करके दिखाएं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ये है P साहब, देख लें, यही है ना P, ये पहली रो यही है, ये दूसरी रो यही है, ये तीसरी रो यही है। ट्रांसपोज भी देख लें, यही बनता है जी पहला कॉलम, यहाँ पे कॉलम वाइज में दिखा रहा हूं, यही बनता है जी दूसरा कॉलम, यहाँ पे देख लें, यही बनता है तीसरा कॉलम। अब इनको मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, लेकिन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे आइगन वैल्यूज आएंगी 2 2 8, क्योंकि पहले दो जो थे ये आपके पास थे आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। ये था कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8, इसलिए यहाँ पे देख लें, यानी कि पहली दो आइगन वैल्यूज आपके पास आ रही थी पहले दो कॉलम्स में, और यहाँ भी पहले दो कॉलम्स में कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं।
ये वाली आइगन वैल्यू आपके पास आ रही थी थर्ड कॉलम में, और यहाँ भी आपके पास थर्ड कॉलम में ही आइगन वेक्टर है। तो ये है जी। अब देख लें कि ये टॉपिक आसान है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है पी का ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स है। इसमें कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कोई एडजॉइंट मेथड नहीं लगाना पड़ा इन्वर्स निकालने के लिए। उम्मीद है कि पता लग गया होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा था जी डिफरेंट आइगन स्पेसेस पे आपने सेपरेटली ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाना है। ग्राम श्मिट क्यों, ये देखें। वो कहता है फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिस फॉर द आइगन स्पेस विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैम्डा इज इक्वल टू इज गिवन बाय u1 u2, ये कर लिया आपने, ठीक है जी। एंड द बेसिस फॉर द आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8, वो है जी 1 1 1, ये भी आपने किया हुआ है। ये तो मैंने पढ़ दिया तो पता था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने क्यों कहा था कि जी डिफरेंट आइगन स्पेसेस पे डिफरेंट लगाएं। राज की बात बताऊं, दस दफा सुन लो फिर। वो इसलिए कि जो डिफरेंट आइगन स्पेसेस होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, उसमें जो आइगन वेक्टर्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन स्पेसेस में कह रहा हूं, वो पहले ही ऑर्थोगोनल होते हैं। यानी कि एक आइगन स्पेस के जो आपके पास आइगन वेक्टर्स होंगे वो दूसरी आइगन स्पेस के आइगन वेक्टर्स के पहले ही ऑर्थोगोनल होंगे, अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले यहां से एग्जांपल से चेक करें। ये देखें, ये थे कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू, इसका इसके साथ डॉट लें। ये था कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 8, इसका जब इससे डॉट लेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट -1 आता है, प्लस सेकंड विद द सेकंड +1, ये 0। अब इसका डॉट इससे लें तो आपके पास आ जाएगा जी -1 विद +1, ये आपके पास आ जाएगा। यहां पे देख लें, -1 विद +1, -1 आ गया। इसको जब इससे करेंगे तो +1, -1 +1 0। तो खैर से ये पता लगा कि जो डिफरेंट आइगन स्पेसेस हैं उनके तो आइगन वेक्टर्स पहले ही आपस में ऑर्थोगोनल है। फ्रॉम डिफरेंट आइगन स्पेसेस कह रहा हूं, सेम का नहीं। ये देख लें, ये आपस में ऑर्थोगोनल नहीं थे बिकॉज दे वर फ्रॉम द सेम आइगन स्पेस, सेम आइगन स्पेस। तो इनको हमने ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बना लिया था यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस। अब यहां से पढ़ लें, ये थ्योरम है बकायदा। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन द आइगन वेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट आइगन स्पेसेस आर ऑर्थोगोनल। ये रीजन बनती है कि आपने हर आइगन स्पेस पे ग्राम श्मिट सेपरेटली लगाना है, मिक्स करके नहीं लगाना, क्योंकि खैर से डिफरेंट आइगन स्पेसेस के जो आइगन वेक्टर्स वो पहले आपस में ऑर्थोगोनल है, लेकिन ये तब जब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। एग्जांपल से आपने चेक कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रूफ करें, इसलिए मैंने यहां पे रेफरेंस दिया हुआ है। जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं और जो वैसे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो देख लें कि जो आपका है ना लेक्चर नंबर 15, जो आपका लेक्चर नंबर 15 है, उसमें जो आपके पास असाइनमेंट नंबर 4 या प्रॉब्लम सेट 4, उसका क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 7, वो यही था जिसमें आपने जनरल तौर पे प्रूव करना था। ठीक है, जनरल तौर पे प्रूव करना था, तो जरूर कर लीजिएगा। ये रेफरेंस भी दिया हुआ है। अच्छा, ये टॉपिक देख लें, अब तो कोर्स एंड होने वाला है। ये कहेंगे ये क्या नई चीज आ गई, पहले पढ़ लेते हैं है क्या। कहता है ए और बी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलें ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स का पता है, जितने कॉलम्स उतनी रोज हैं। फिर वो कहता है बी इज सिमिलर टू ए इफ देयर इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू बी। अब कहेंगे हैं ये डी क्यों नहीं लिखा। एक चीज पहले देख लें, दो चीजें पहले देख लें, बल्कि एक मैं दो कर रहा हूं। अगर तो ये आगे जाके कोई पूछता है हाँ जी आपने सिमिलर मैट्रिक्स पढ़ी, तो मेहरबानी करके ये ना कहिएगा नहीं पढ़ी। कई बार टॉपिक आपने किया होता है, उसका नाम कुछ और होता है। सिमिलर मैट्रिसेस आपने पढ़ ली हैं, क्योंकि यहां पे उसने कहा जी कि बी इज सिमिलर टू ए, लेकिन ये मैं बता दूं ए भी बी के सिमिलर है, ए भी बी के सिमिलर है। सिमिलर की डेफिनेशन यही है कि लेफ्ट साइड से इनवर्स से किया हुआ है, राइट साइड से मैट्रिक्स से किया हुआ है। अगर आपसे कोई कहता है यहां से ए निकालो तो क्या होगा, इधर पी इनवर्स आ जाएगा, इधर पी आ जाएगा। यही करना पड़ेगा ना, यहां से पी से मल्टीप्लाई, यहां पी इनवर्स। इधर आपके पास जो है पी इनवर्स आ जाएगा, यहां पे पी आ जाएगा। इधर पी से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहां से पी इनवर्स। तो यहां जो मैट्रिक्स है यहां पे उसका इनवर्स है। अब अगर यहां पे पी इनवर्स है और यहां पे पी है, तो पी होता है पी इनवर्स का इनवर्स, तो हालात वही है। तो ए भी बी के सिमिलर होगा। ये मैंने आपका क्वेश्चन ही कर दिया है। कौन सा क्वेश्चन भला, जो आपका लेक्चर नंबर 15 में है और आपका जो असाइनमेंट नंबर 4 या प्रॉब्लम सेट 4 उसमें दिया हुआ है कि सिमिलर प्रूव करें। ये मैंने एक तरह से जुबानी कर ही दिया है, सिर्फ इसलिए यहां जिक्र खैर किया है मैंने इसका कि कल अगर आप कोई और कोर्स पढ़ते हैं आगे जाके तो वो सिमिलर मैट्रिसेस आ जाती हैं, तो ये ना कहें जी कि नहीं पढ़ी। तो डायगोनलाइजेशन वाला सिलसिला ही था। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ये बताएं कि वो आप देखते तो होंगे वो बग्स बनी वगैरह। ले जी, दैट्स ऑल फॉक्स, द एंड। थैंक यू डक फॉर टीचिंग अस द लीनियर अलजेब्रा डक। ले जी, ये तो हो गया। तो इस तरह से ये देख लें कि जो फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें जो लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है यहां तक ही है, और ये लास्ट लेक्चर था। क्वेश्चंस होंगे जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन जी हैप्पी एंडिंग हो गई है।
ये लेक्चर नंबर 16 है। अब मैं ये नहीं कहूंगा जी मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 17 में, इंशाल्लाह किसी और कोर्स में होगी, लेकिन मुलाकात करने से पहले एक बात और करनी है, अगली स्लाइड पे देख लें। अल्लाह हाफिज। लें जी, गुड बाय लीनल जबरा क्लास। लगता अभी खेल खत्म नहीं हुआ, कोई देख रहा है आपको, शेर की नजर से आपको देखा जा रहा है। देखें जी, सी यू इन कहा, फाइनल एग्जाम्स। यस, वो बच्चा भी कह रहा है भी तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, लेकिन आई एम श्योर कि जिन्होंने साथ साथ किया उनके लिए इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं होगा। चलें जी, फिर किसी और कोर्स में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।